गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे इतिहास की सीरीज़ में एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं आपका शुक्ला सर क्लासेस में। हमने अपनी बात कर ली थी बेटा रॉलेट एक्ट, जिसको हमने काला कानून, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील वाला कानून भी बताया आपको। आप सभी लोग इस सर्दी के मौसम में, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुके हैं। 10th और 12th वाले विद्यार्थियों के लिए ये जो मेरी सीरीज़ चल रही है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी साबित होने वाली है। देखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे या फिर आप भी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे जो मैं सिलेबस कराता हूँ उससे कोई बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग, इससे पहले हम रॉलेट एक्ट तक की बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों को बताया गया था, हमने क्या कर लिया था, रोलैंडस और शेरवुड, दो पुलिस अधिकारियों को गोली नहीं मारी थी, सॉरी, उनको मार दिया गया था हमारे कुछ नेताओं ने, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद जब गांधी जी ने विलियम चेम्सफोर्ड के पास गए तो उन्होंने देखा कि कानून आना था आज़ादी का, लेकिन कानून कैसा आ गया, गिरफ्तारी का, क्योंकि इसमें तो बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए हुए क्या किया जा रहा था, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ऐसी हरकतें देखकर गांधी जी को गुस्सा आया। गांधी जी पहुंच गए कहाँ पे, चेम्सफोर्ड के पास। तो गांधी जी ने जैसी अपनी बातें रखी तो गांधी जी को बोला गया था कि आप कौन हो गांधी जी, गांधी जी कौन है, मैं किसी गांधी को नहीं जानता हूँ। गांधी जी को आ गया गुस्सा और गांधी जी वहाँ से निकले। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं और गांधी जी अब तक क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। अब तैयारी किसकी करेंगे, असहयोग की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे असहयोग आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे आपसे, ठीक है। चलो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे पंजाब की बात है, पंजाब में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उनके द्वारा कुछ आंदोलन चलाए गए थे रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए। तो उनके वो एक प्रमुख नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। तो इन लोगों ने जब रोलैंडस और किसको मार दिया, शेरवुड को मार दिया था, तो यहाँ के लोगों ने समझा कि ये सारा का सारा माहौल क्या हो गया, शांत हो गया है, अब ये अंग्रेज लोग हमसे डर रहे हैं। पर लेकिन अंग्रेज लोग उस समय शांत हो गए थे, क्यों, क्योंकि वो एक मौके का इंतजार कर रहे थे। तो सभी लोगों ने एक बड़ा जनसंघ निकालने के लिए सोचा। तो सभी लोगों को बताया गया, कुछ चिट्ठियाँ लिख के दी गई कि जाइए आप सभी को चिट्ठी पहुंचाइए और ऐसे ऐसे हम लोग एक मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में एक बड़ा जनसंघ निकालेंगे, जिसकी वजह से लोगों को या अंग्रेज़ों को हम क्या करेंगे, भगा देंगे। तो ऐसा करते समय जो चिट्ठी थी वो डॉक्टर हंसराज के हाथ में चली जाती है और डॉक्टर हंसराज उसको देखते हैं और जाकर किसको दे देते हैं, डायर बंधुओं को दे देते हैं। और डायर बंधु इसी मौके का इंतजार में थे और वो इस चीज़ का क्या उठाते हैं, पूरा का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो हुआ क्या था, जैसे ही उन्होंने बताया कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को सभी लोग अमृतसर के अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या होंगे, एकत्रित होंगे। किसमें, कहाँ पे, ये पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर में क्या होना है, सभी लोग इकट्ठे हुए थे शाम को 4 बजे, कितने, शाम को 4 बजे बैसाखी के दिन लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हो गए थे, कितने, लगभग 20,000 लोग। अब हुआ क्या, जैसे ही ये लोग इकट्ठे होते हैं उसी समय जनरल डायर, कौन, REH डायर और MO डायर, ये दोनों आते हैं अपनी सेना के साथ या फिर सैनिकों के साथ में, और पूरे के पूरे किसको, जलियांवाला बाग को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और घेरने के बाद में उस समय इनकी जो पोजीशन थी, जो भारतीय लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। जब अपने साथ में पता चले कि कोई व्यक्ति हमें ख़त्म करने वाला है, अगर वो पास खड़ा हो तो आपको कैसा एहसास होगा, उस तरह का एहसास होने लग गया था उन लोगों को, ठीक है। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। REH डायर, REH का पूरा फुल फॉर्म आता है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है। और MO डायर का होता है माइकल फ्रांसिस ओ डायर, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है REH और MO डायर का नाम तो आप बता सकते हो आसानी से, ठीक है। अब हुआ क्या था, कुछ लोगों को
और जैसे वो RES डायर, जो RES डायर था ये सीनियर अधिकारी था और ये जूनियर था। ये RES डायर MO डायर को क्या देता है, थोड़ा सा आदेश देता है और उसको बताता है कि जाइए आप इन पर गोलियों की बारिश कर दीजिए। जैसे ही ये बिना किसी चेतावनी के सीधे अंधाधुंध इन पर गोलियां चलवा दी जाती हैं। गोलियां, अब ये भीड़ थी 20,000 लोगों की, अब ये लोग इधर उधर भागे तो वहाँ पे उसके बीच में एक कुआं भी था, एक कुआं था। उस कुएं में कुछ लोग गिर गए, कुछ लोग दब गए उसमें, तो इसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हो गए, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। अचानक से इनके पास जो गोलियां थी वो गोलियां क्या हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। फिर उसके बाद में जो सैनिक थे उनके लिए और दूसरी बंदूकें और कारतूस जो होते थे उनको मंगवाकर इनके आंखों पर काली पट्टी बांधकर अंधाधुंध कुएं में गोलियां चलवाई। जो कुछ लोग बच गए थे वो भी बाद में क्या हो गए, मारे गए। ठीक है, ये जो घटना हुई थी तो इसकी जो सारी की सारी ये जानकारी थी ये किसको पता चलती है, महात्मा गांधी को। लेकिन महात्मा गांधी उस समय पंजाब में नहीं थे, वो गुजरात में थे। गुजरात से जैसे ही भारत आते हैं, वो पंजाब में आते हैं तो उनको बीच में गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर से गुजरात छोड़ दिया जाता है। ऐसा कर गांधी जी जब बाद में अमृतसर पहुंचते हैं तो वो RES डायर पर क्या कर देते हैं, मुकदमा दायर कर देते हैं। पर लेकिन मुकदमा दायर करने पर अब क्या हुआ, और कई लोगों की हत्या का आरोप लगा देते हैं। पर लेकिन हुआ क्या था, उस समय ब्रिटिश असेंबली में एक बिल पास हो गया था जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन निफ्टी। क्या, इंडियन निफ्टी बिल पारित हो जाता है। इंडियन निफ्टी बिल में बताया जाता है कि जो ऐसा बिल था कि इसमें कि कोई भी अगर ब्रिटिश अधिकारी है, अगर किसी उपनिवेश में किसी भी व्यक्ति को क्या कर देता है, जान से मार देता है, तो उसको उसकी सजा मौत नहीं दे सकते हैं, पर लेकिन उसके पद से हटा सकते हैं। ये इसमें नियम था। तो जैसे ही गांधी जी ने केस किया तो इन लोगों इस बिल के अकॉर्डिंग RES डायर को क्या नहीं हुई, कोई सजा नहीं हुई और उसको उसके पद से सिर्फ हटा दिया गया। ऐसा करने पर इसका पद इससे छीन लिया गया और गांधी जी का। तो इस कमेटी ने यहाँ इस घटना जो पूरा अमृतसर की जो घटना हुई थी, वो घटना की जांच के लिए 2 कमेटी बिठाई। ब्रिटिश की तरफ से आई थी हंटर कमेटी और भारत की तरफ से थी तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय, जिसमें बताया गया था 1000 लोग मारे गए और लगभग 3000 लोग क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं। और हंटर कमेटी के अकॉर्डिंग बताया गया था, हंटर कमेटी में ये 5 इंग्लिश थे, 5 अंग्रेज लोग थे और 3 भारतीय लोग थे। ठीक है, ऐसे करके टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 8। इसमें बताया गया था 379 या 379 लोग क्या हुए हैं, मारे गए हैं और 1000 लोग क्या हुए हैं, घायल हो गए हैं। ऐसा बताया गया था इस घटना के अंदर। और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो अमृतसर वाला जलियांवाला बाग था, एक तरह से बहुत दुखद घटना है ये। इसके लिए आंखें भी नम होती हैं हम लोगों की। तो ये सारा का सारा अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में ये सारी चीज़ें हमारे साथ में बहुत ज़्यादा बोल सकते हो अपनी मनमानी की, और हमारे ऊपर जिस तरह से हो सकते थे उससे ज़्यादा क्या किए थे, अत्याचार किए थे। तो ये सारी बातें सुनकर यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इस घटना को, जो घटना हुई थी, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, जलियांवाले बाग के हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये जो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन शाम को 4 बजे घटित हुई थी। ठीक है, कभी कभी वो पूछ लेता है आपको कि जलियांवाले बाग के हत्याकांड से आप क्या समझते हो, उसके बारे में बताइए। तो जैसा कि हम आप लोगों को बिल्कुल बता रहे हैं एज इट इज़, आप क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट नोट्स की तरह इसको तैयार करना है आपको, और अच्छी तरीके से इसके बारे में एक अच्छा लिखना है, जिसकी वजह से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छी घटना है। पहले आप इसके बारे में बताइए, जलियांवाले बाग के बारे में बताइए, और फिर उसकी जाँच के बारे में बताइए। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी तुम अपनी अकॉर्डिंग बना सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है, आपसे मुलाकात होती है हमारी अगले पार्ट में। हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसी वीडियो का आनंद लीजिए। एक एक चीज़ टॉपिक उठाएंगे, पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो बार बार देखिएगा इसको।
कोई भी चीज़ आपसे रहने वाली नहीं है। जब तक आपके एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे उस समय आपका जो सिलेबस होगा मोस्टली कवर कर चुके होंगे तुम लोग, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये वादा है। ठीक है, जय हिंद।